साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पेश से डाक। जैसे कि मैंने आज आपको प्रश्न दिया था कि भारतीय संविधान में केंद्र और राज्य संबंध को लेकर क्या प्रावधान है, उस पर चर्चा करनी थी। और ये मैंने आपको दिया था 300 शब्दों में। ये आपको फेसबुक पे मिल रहा है, व्हाट्सएप पर, और हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसकी कम्युनिटी में भी ये मिल जाएगा। अगर जो भी छात्र नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। रोजाना शाम 5 बजे आपको बेहतर प्रश्नों के बेहतर उत्तर यहाँ मिल जाएंगे। चलिए तो प्रश्न की चर्चा करते हैं। और कुल मिला के आपको केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का जो वितरण है या पृथक्करण वो किस प्रकार से वो बताना है। इसके अलावा 300 में शब्दों में इसलिए भी मैंने प्रश्न को लिया था ताकि इसको मैं वाइड तरीके से समझा सकूं। अगर आपकी परीक्षा में 100 में भी आए या 200 में 50 में कैसे भी आए तो भी आप इसको बेहतरीन तरीके से कवर कर सकें। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। और हमेशा हमारे उत्तर की तरफ पहले आपको जो भूमिका है वो जरूर रखनी पड़ेगी। चलिए तो शुरुआत करते हैं और साथ साथ में मैं आपको समझाते भी चलूंगा। देखिए, भारतीय संविधान के भाग 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ, किंतु केंद्र एवं राज्यों के मध्य 7वीं अनुसूची एवं भाग 11 और 12 के अंतर्गत शक्तियों का पृथक्करण है। और भारत जैसे बड़े राष्ट्र में केंद्रीकरण के माध्यम से प्रशासन संभव नहीं, अतः कुछ विषयों पर राज्यों को भी शक्तियां प्रदान की गई। तो यहाँ पर दोनों चीजें बता दें कि भारत एक जो भाग 1 है वो भारत को राज्यों का संघ स्पष्टीकरण करता है, लेकिन केंद्र और राज्यों के मध्य जो बंटवारा है वो कहाँ पर दे रखा है संविधान में, तो 7वीं अनुसूची और भाग 11 और 12 में दे रखा है। ये हमने यहाँ पर बता दिया है। और ऐसा क्यों करना पड़ा ये भी स्पष्टीकरण दिया है कि भारत जैसे बड़े राज्य में केंद्रीकरण संभव नहीं है। अगर केंद्रीकरण किया तो भारत का विकास होना भी संभव नहीं। अब चलिए भारतीय संविधान जो है उसमें क्या क्या प्रावधान दे रखे हैं। तो सबसे पहली चीज कि भारतीय संविधान का भाग 11 और भाग 12 बहुत बड़ा है और वहां पर जो भी आर्टिकल दिए हैं उसके कुछ प्रमुख आर्टिकल की आपको चर्चा यहाँ पर करनी रहेगी। तो ये एक डायग्राम बहुत बेस्ट है और मैं हमेशा चाहूंगा कि जब भी ये प्रश्न आए आप ये डायग्राम जरूर बनाएं। इस डायग्राम से आप बहुत कुछ परीक्षा की नजर में क्लियर कर सकते हैं कि आपके पास कितना नॉलेज है। तो एक डायग्राम जरूर बनाएं कि केंद्र राज्य संबंध को लेकर क्या है। देखिए 3 प्रकार से संबंध बांट रखे हैं, एक तो विधायी, दूसरा प्रशासनिक और तीसरा वित्तीय संबंध। इनमें शक्तियों का पृथक्करण है और इनको लेकर अनुच्छेद कहां से कहां तक है। तो विधायी संबंध को लेकर अनुच्छेद 245 से 255 तक है और ये भाग 11 के अंतर्गत आता है। उसके बाद प्रशासनिक संबंध को लेकर अनुच्छेद 256 से लगाकर 263 तक है और ये भी भाग 11 में आता है। इसके अलावा वित्तीय संबंध को लेकर अनुच्छेद 264 से लगाकर 293 तक है और यह आता है भाग 12 में। तो ये डायग्राम बहुत बेहतरीन है और इस प्रकार का प्रश्न आए तो ये डायग्राम आप जरूर बनाना, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं और ये जो भी विधायी संबंध है, प्रशासनिक संबंध है, वित्तीय संबंध, इनमें बातें क्या है वो भी स्पष्ट हम यहाँ पर आगे कर देते हैं। देखिए विधायी संबंध में क्या है, तो इसके अंतर्गत केंद्र एवं राज्य के मध्य कानूनी विषय को लेकर स्पष्टीकरण। मतलब ये है कि अगर केंद्र और राज्य दोनों जो अपने विधानमंडल और संसद में कानून बनाएंगे तो किस किस विषय पर कौन बना सकता है, किसका कानून कब हावी होगा, अगर मतभेद हो तो क्या होगा, ये सारी बातें। तो यहाँ पर 245 से लगाकर 55 तक जितने भी आर्टिकल है उन सबकी चर्चा करना आवश्यक नहीं, कुछ महत्वपूर्ण की चर्चा हम कर लेते हैं। अब देखिए आर्टिकल की चर्चा इसलिए आवश्यक हो जाती है क्योंकि यहाँ पर प्रश्न में प्रावधान पूछा है। अब जब प्रावधान पूछा है तो आपको स्पष्ट रूप से बताना पड़े। तो 245 में है कि केंद्र संपूर्ण भारत एवं उसके किसी एक भूभाग के लिए कानून बना सकता है, जबकि राज्य अपने ही राज्य या उसके किसी एक भूभाग के लिए कानून बना सकता है। 245 में साफ लिखा है, यानी कि संसद जो कानून बनाएगी वह पूरे भारत में भी लागू हो सकता है या पर्टिकुलर पूर्वोत्तर राज्य या जम्मू कश्मीर हो गया या किसी एक राज्य के लिए भी लागू हो सकता है। लेकिन कोई राज्य हो गया लाइक दैट एमपी है, तो एमपी के विधानमंडल में कोई कानून बना तो पूरे एमपी में लागू हो सकता है, एमपी की किसी डिस्ट्रिक्ट किसी एरिया में लागू हो सकता है। ऐसा प्रावधान 245 में है। देन उसके बाद अब आता है 246। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी आपको जरूर बताना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर आता है 3 सूचियां जो बांट रखी है उनका वर्णन आपको करना पड़ेगा। ये 7वीं अनुसूची में भी है। इसके अलावा देन ये जो क्या है आपका ये वाला 246 इसमें भी। तो केंद्र एवं राज्य के मध्य कानून बनाने के विषय को 3 सूची में बांटा है। तो आप यहाँ पर इतना बड़ा ना लिखते हुए बढ़िया सा एक डायग्राम बना लें ताकि अपना काम हो जाएगा।
संघ सूची, राज्य सूची, संवर्धित सूची। संघ सूची से रिलेटेड जो भी विषय हैं 100 विषय हैं और प्रमुख प्रमुख मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। इन पर कानून सिर्फ केंद्र बना सकता है। राज्य सूची में वर्तमान में 61 विषय हैं, पहले 66 हुआ करते थे, ये भी बात लिखी है, और इस पर कानून सिर्फ राज्य बना सकता है। और संवर्धित सूची में वर्तमान में 52 विषय हैं और मूलतः 47 थे। इन पर कानून जो आपका राज्य और केंद्र दोनों बना सकते हैं, लेकिन मतभेद हुआ तो उसमें जो केंद्र है वो मान्य होगा। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम बनाना पड़ेगा और कुछ विषय आपको यहाँ पर जरूर लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये आपका अगर स्पेशल कभी आए 7वीं अनुसूची को लेकर तो भी यहाँ पर आंसर इतना सा कवर हो जाएगा। देन उसके बाद कुछ स्पेशल बात है कि यदि केंद्र एवं राज्य के मध्य किसी विषय को लेकर विवाद हो या नया विषय हो तो केंद्रीय कानून मान्य। मान लेते हैं संवर्धित सूची में कोई अटक गया है, राज्य ने भी कानून बना दिया है, केंद्र ने भी कानून बना दिया है, तो ऐसी स्थिति में हमेशा कानून केंद्र का ही मान्य होगा। या कुछ नया विषय निकल कर आता है जो इस ऊपर दी गई लिस्ट में नहीं है, ठीक है, मेरी वाली नहीं, केंद्र की बात कर रहा हूँ, सरकार की, अगर लिस्ट में नहीं है तो हमेशा उस पर फिर कानून बनाने का अधिकार केंद्र का हो जाता है। ये भी बात आपको यहाँ पर बतानी पड़ेगी, यानी कि अपशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास में होती है। देन उसके बाद अनुच्छेद 250 है, ये भी महत्वपूर्ण है, इस पर भी आपको चर्चा करनी पड़ेगी। तो ये कि आपातकाल के दौरान केंद्र राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है, जो आपातकाल समाप्ति के पश्चात 6 माह तक ही लागू होगा। देखिए, राज्य सूची में कानून कभी भी केंद्र डायरेक्ट नहीं बना सकता। केंद्र और राज्य में कुछ अगर मतभेद हो गया है तो ही केंद्र बना सकता है, और जब आपातकाल लगता है तो जो राज्य की सारी विधायी शक्तियां वो निलंबित हो जाती है। विधायी शक्तियां यानी कि कानून जो है वो सिर्फ केंद्र बना सकता है। और आपातकाल में इस राज्य सूची में जो विषय वर्णित है टोटल 61, इसमें से किसी भी विषय पर उस दौरान आपातकाल में केंद्र कानून बना सकता है, लेकिन ये कानून हमेशा के लिए लागू नहीं होता है। आपातकाल जैसे समाप्त होगा उसके 6 माह तक अधिकतम रहता है, फिर खत्म हो जाएगा। फिर राज्य अपने हिसाब से उस विषय पर कानून स्वयं बना सकता है। तो 250 भी लिखना पड़ेगा आपको। इसके अलावा राष्ट्रीय महत्व के कानून को लेकर राज्यों के केंद्र से सलाह लेनी होती है। मतलब कभी ऐसी स्थिति आ जाए, कुछ कानून ऐसे भी होते हैं, विषय चाहे राज्य सूची हो, समवर्ती या केंद्र में, लेकिन वह नेशनल लेवल को इफेक्ट करता है, तब राज्य को राष्ट्रपति या केंद्र से क्या करनी पड़ती है, सलाह लेनी पड़ती है। ठीक है, और इसके अलावा एक चीज और जो मैंने यहाँ नहीं लिखी है, मैं बता रहा हूँ कि इसी के अधीन ये भी आता है कि राष्ट्रीय महत्व के जो विषय होते हैं उसके लिए राज्यपाल जो कानून है वह राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता बिल को। ठीक है, तो अभी तक हमने चर्चा करी विधायी संबंध को लेकर, अब हम चर्चा करेंगे प्रशासनिक संबंध को लेकर। आप ये मत सोचिएगा कि ये उत्तर 300 शब्दों को क्रॉस कर रहा है, इसमें डायग्राम ज्यादा है इसलिए थोड़ा सा बड़ा दिखेगा आपको। ठीक है, अब बात करते हैं प्रशासनिक संबंध की। तो इसके बारे में हम ऊपर चर्चा कर चुके थे, यहाँ पर सीधे हम लिख लेंगे प्रशासन यानी कि कार्यपालिका से हम समझ सकते हैं। तो अनुच्छेद 256 के अनुसार राज्यों को अपनी कार्यपालिका को इस प्रकार नियंत्रित करना होगा कि संघीय कानून का पालन हो। अब देखिए, कानून केंद्र बना रहा है, ठीक है, राज्य भी बना रहे हैं, और राज्य की कार्यपालिका यानी कि जो प्रधानमंत्री है, इसके अलावा मंत्री, मंत्रिपरिषद वगैरह ये केंद्र में आते हैं। राज्य की कार्यपालिका में मुख्यमंत्री और उसके जितने भी मंत्री हैं और जितने भी अधिकारी हैं जो किसी भी कार्य को लागू करने में सहायता करते हैं, वह सब कार्यपालिका के अधीन आते हैं। तो मान लेते हैं कि राज्य कभी ऐसा ना हो कि केंद्रीय कानून का विरोध करे, उसकी बाधा करते हुए अपने अधिकारियों, अपने मुख्यमंत्री कार्य करवाए, ऐसा राज्य कभी भी नहीं कर सकता है। उसे हमेशा ऐसे कार्यपालिका काम करवाना होगा जिसमें केंद्रीय कानून का पालन हो। ठीक है, अब उसके बाद 257 भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें केंद्र राज्यों को कुछ कार्यों के लिए निर्देशित कर सकता है, जैसे कि संचार व्यवस्था बनाए रखना, ठीक है, रेलवे संपत्ति की सुरक्षा करना, क्योंकि रेलवे केंद्र का विषय है और केंद्र के अधीन आता है। राज्य अल्पसंख्यक को मातृभाषा में शिक्षा देना, किसी राज्य में कोई अल्पसंख्यक है तो उनको मातृभाषा में शिक्षा देने के लिए जो केंद्र है वो ऑर्डर दे सकता है। देन उसके बाद में राज्य में SC/ST वर्ग के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाना। तो राज्य केंद्र जो है वो किसी भी राज्य को निर्देशित कर सकता है कि वह अपने राज्य में जो निम्न वर्ग है या SC/ST वर्ग है उसके लिए कुछ योजना चलाए। अब उसके बाद ये भी है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और खासकर ध्यान रखिएगा, इसके अतिरिक्त अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति केंद्र करेगा, जिस पर तत्कालिक नियंत्रण राज्य का एवं पूर्ण नियंत्रण केंद्र का होता है। देखिए, अखिल भारतीय सेवाओं में 3 आता है मोस्टली, IAS, IPS और IFS। और मैं ये भी कह दूं कि UPSC से जितने भी सिलेक्ट हो रहे हैं वो सारे अखिल भारतीय सेवा में आ सकते हैं। अब होता क्या है, यहाँ पर लिखा है तत्कालिक नियंत्रण राज्य का। अब देखिए,
किसी भी राज्य में अगर कोई कलेक्टर अपॉइंट है तो उसका ट्रांसफर मुख्यमंत्री के हाथ में होता है इस जगह से उस जगह भेजने में। लेकिन अगर उसको बर्खास्त करना हो, है ना, सस्पेंड करना हो या बर्खास्त करना हो, तो हमेशा उसे केंद्र से परमिशन लेनी पड़ती है, क्योंकि कलेक्टर को नियुक्त केंद्र कर रहा है राज्य में, लेकिन तत्कालिक नियंत्रण राज्य का है। राज्य अपने हिसाब से उसे इधर उधर ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन उसे पद से हटाना या सस्पेंड करना हो तो हमेशा याद रखना ये इनडायरेक्टली केंद्र या राष्ट्रपति के हाथ में ही होता है। तो ये बात भी यहाँ पर कि केंद्र थोड़ा पावरफुल हो जाता है। देन उसके अलावा 262 में राज्यों के मध्य जल विवाद के निपटान से संबंधित जो बातें हैं, और इसी के तहत ही जो अंतर्राज्यीय नदी बोर्ड का गठन किया गया है वो 262 के तहत ही आता है। अगर दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य जल विवाद हो, नदी जल विवाद, ठीक है, नदी जल विवाद की बात है। उसके बाद में अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय परिषद का गठन। तो अंतर्राज्यीय परिषद क्या होती है? अंतर्राज्यीय परिषद मतलब ये कि कभी दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य विवाद हो जाए तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि अंतर्राज्यीय परिषद वे परिषद है जहां पर सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल या उपराज्यपाल जो है उपस्थित होते हैं, और इनकी कोशिश यही होती है कि राज्यों के मध्य का विवाद एक टेबल पर बैठ के सुलझाया जा सके। इसके लिए कोर्ट ना जाए तो बेहतर होगा। तो अंतर्राज्यीय परिषद राज्यों के मध्य विवाद को निपटान से लेकर है। अब तीसरा और लास्ट है हमारा वित्तीय संबंध। तो भाग 12 में विशेष रूप से केंद्र राज्यों के मध्य वित्त उगाही, नियंत्रण एवं बंटवारे का वर्णन है। वित्तीय संबंध के आर्टिकल भी ज्यादा हैं, लेकिन इसके बारे में हम इतनी चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ इसमें अनुच्छेद 280 की ही हम चर्चा करेंगे। तो जिसमें सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल 280 के तहत वित्त आयोग का गठन है। वित्त आयोग 5 सदस्यीय होता है जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और इसका प्रमुख कार्य केंद्रों से राज्यों के मध्य वित्त बंटवारे को लेकर होता है। कुल मिला के साल भर में होता है कि किस राज्य को केंद्र से कितना पैसा मिलेगा, ये सारा डिसाइड करता कौन है? वित्त आयोग करता है। तो इसमें हमें सब आर्टिकल की चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें सिर्फ वित्त आयोग से आप अपना काम रख सकते हैं। लेकिन अंत में उपसंहार आपको जरूर लिखना पड़ेगा, क्योंकि 300 शब्दों में तो आप उपसंहार इतना बड़ा लिख सकते हैं। आपको फाइनली ये कंपेरिजन करना होगा कि दोनों में से पावरफुल कौन है। देखिए, अंततः केंद्र एवं राज्य संबंधों में केंद्र अधिक शक्तिशाली प्रतीत होता है, तथा देश में विपरीत परिस्थितियों में यह केंद्रीकरण को प्राप्त होता है, ठीक है। किंतु भारत को संघीय स्वरूप देने के लिए यह आवश्यक भी है। कुल मिला के आप सारे आर्टिकल पढ़ोगे तो कंक्लूजन ये निकलता है कि केंद्र ज्यादा पावरफुल है राज्य से, ठीक। और जब विपरीत परिस्थितियां यानी कि आपातकाल लगता है, ऐसी परिस्थितियों में केंद्रीकरण हो जाता है, राज्य का कोई औचित्य बचता नहीं है। लेकिन फिर भी भारत को एक पूरा राज्य बनाने के लिए मतलब कुल मिला के एक संघ बनाने के लिए राज्यों को ज्यादा शक्तियां देना आवश्यक नहीं है। अगर राज्यों को आप ज्यादा शक्तियां देके स्वतंत्र करेंगे तो हो सकता है कल जो राज्य स्वयं अलग से एक देश बनने की मांग कर सके। तो साथियों, आज हमारा ये प्रश्न था भारत में केंद्र राज्य संबंध को लेकर। तो बहुत ही अच्छा उत्तर मैंने यहाँ पर दिया है आपको। फिर भी अगर आपके कोई डाउट हो तो कमेंट करिएगा, और आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करने में कोई कंजूसी ना करें, क्योंकि आपके कमेंट ही हमारा प्रोत्साहन होते हैं, और फिर हमें भी प्रोत्साहन मिलता है कि हम आगे आपके लिए वीडियो लाते रहें। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मैं आपका दोस्त भूपेंद्र सिंह चंद्रावत आप सभी से अलविदा लेता हूँ। धन्यवाद।